हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एमपी पंकज के इस शानदार सेशन में। कल हमने डिस्कस किया था रानी कर्णावती और महिपत शाह के बारे में। इससे पहले भी पूर्ववर्ती जो शासक हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप घर बैठे उनका नोट्स अवश्य बना लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम समय समय पर आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। चलते हैं आज के इस सेशन में। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि महिपत शाह और रानी कर्णावती के बारे में। तो भाई रानी कर्णावती के समय जो है मुगलों का आक्रमण हुआ था 1635 ईस्वी में। किस तरीके से रानी कर्णावती ने उस युद्ध को संभाला था और उसके शासनकाल में पृथ्वीपति शाह क्या था, एक अबोध बालक था, कम उम्र का था। जब से रानी कर्णावती को तो फिर क्या बनाया गया था, संरक्षिका बनाया गया था पृथ्वीपति शाह के। जानेंगे आज इस वीडियो में पृथ्वीपति शाह के बारे में कि किस प्रकार से जो पृथ्वीपति शाह था उसके समय मुगलों का आक्रमण हुआ, किस प्रकार से उसने साम्राज्य विस्तार की नीति करी। साथ ही साथ जानेंगे कि मुगलों के और पंवारों के इस समय क्या संबंध होने वाले हैं, किस प्रकार से इन संबंधों से पूरा का पूरा जो सामाजिक जो परिवर्तन होगा उसके बारे में भी समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें पृथ्वीपति शाह की तो भाई जब पृथ्वीपति शाह को राजा बनाया गया उस समय पर संरक्षक, क्योंकि छोटा था, अबोध बालक था, तो संरक्षिका बनाया गया। किसको? इसकी माता रानी कर्णावती को संरक्षिका बनाया गया। और संरक्षक जो काल है 1634 ईस्वी से हमारे पास 1640 ईस्वी तक हमारे पास रानी कर्णावती, किसका? रानी कर्णावती का हमारे पास संरक्षण काल माना जाता है। रानी कर्णावती का संरक्षण काल माना जाता है 1634 से 1640 ईस्वी तक। और 1640 ईस्वी में जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा पृथ्वीपति शाह, राजा बना दिया जाएगा। कब? 1640 ईस्वी में। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा कुछ टॉपिकों पर अगर हम बात करें कि पृथ्वीपति शासन के शासनकाल में सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर साम्राज्य विस्तार। सबसे पहले देखेंगे हम साम्राज्य विस्तार। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल में सर्वाधिक मुगल आक्रमण, मुगलों का आक्रमण यहाँ पर देखेंगे। तीसरे टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई मुगलों का और पंवारों का संबंध, मुगलों तथा पंवारों का संबंध हम यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार का संबंध रहे। चौथे पॉइंट के अनुसार हम देखेंगे कि इस पृथ्वीपति शासन के काल में इन संबंधों के उपरांत क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वीपति के शासनकाल में जो साम्राज्य विस्तार था इसके साथ साथ मुगल आक्रमण, मुगलों और पंवारों का जो संबंध है या सामाजिक जो परिवर्तन है किस प्रकार से हुआ था वो थोड़ा सा हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। पहले बात करते हैं पृथ्वीपति शाह का जो साम्राज्य विस्तार था। इस साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जब पृथ्वीपति शाह 1640 ईस्वी में राजा बनाया गया तो उस समय पर जो पंवार वंश था उसकी क्या स्थिति थी और किस प्रकार से पृथ्वीपति शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। थोड़ा सा इस पॉइंट को देख लीजिए। तो भाई अगर हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझें तो ये उस समय हमारे पास गढ़वाल था। यहाँ पर राजधानी थी हमारे पास श्रीनगर में, और श्रीनगर में राजधानी के साथ साथ भाई राजा था हमारे पास कौन सा? पृथ्वीपति शाह। राजा था हमारे पास कौन? पृथ्वीपति शाह। इसी से अगर हम बात करें तो इसके जो पूर्व में कौन सा हमारे पास? चंदों का राजा है। और चंदों में उस समय राजा कौन है? बाज बहादुर चंद उस समय चंदों का राजा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो भाई यहाँ पर दिल्ली है दक्षिण की तरफ। अगर हम देखें तो किसका काल चल रहा है? शाहजहां का शासनकाल चल रहा है। अगर हम इसके पश्चिम की ओर देखें, इस श्रीनगर गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम की ओर देखें तो यहाँ पर राज्य है एक कौन सा? सिरमौर राज्य है, जहां का राजा अभी कौन है हमारे पास? मनधाता प्रकाश। मनधाता प्रकाश यहाँ का इस समय का राजा होने वाला है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर कौन सा है हमारे पास? दापा क्षेत्र, यानी जिसको नेपाल क्षेत्र भी कहा जाता है, ये हमारे पास राजा है।
अब देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई मुगलों का आक्रमण, क्योंकि 1634 से 1640 ईस्वी के बीच में पृथ्वीपति क्या शाह राजा, भाई शासनकाल तो किसका चल रहा है, पृथ्वीपति शाह का चल रहा है। हालांकि इसकी माता जो कर्णावती है वो केवल संरक्षिका है, युद्ध लड़ेगी, संरक्षण उसका शासनकाल देख रही है, लेकिन राजा कौन है, पृथ्वीपति शाह। तो भाई यहाँ पर श्रीनगर में जब पृथ्वीपति शाह को राजा बनाया गया 1640 ईस्वी में, किस प्रकार से उसने साम्राज्य का विस्तार किया, इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भाई यहाँ पर दापा क्षेत्र है, इधर बाल बहादुर चंद में अगर हम देखें तो चंद्रवंश चल रहा है, दक्षिण की दिल्ली की तरफ देखें तो शाहजहां का शासनकाल है। यहाँ पर अगर पश्चिम की ओर देखें तो सिरमौर का राजा मनदाता प्रकाश वहां पर राज्य कर रहा है। अगर हम इसी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कांगड़ा राज्य, इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें पंजाब, और इसी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें जम्मू कश्मीर। तो भाई अभी तो हालांकि कांगड़ा और पंजाब का भी इस पृथ्वीपति के शासनकाल में कोई इतना बड़ा योगदान नहीं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जरूर महत्वपूर्ण हो जाएगा जब एरिज खान के नेतृत्व में यहाँ पर युद्ध किया जाएगा। देखते हैं तो भाई जब पृथ्वी शाह राजा बना 1640 ईस्वी में, उस समय पर पहला जो काम हुआ कि भाई देखो उस समय पर जो दापा क्षेत्र था, तो जब पृथ्वीपति शाह राजा बना था तो भाई जो दापा क्षेत्र का जो राजा था उसने अटैक करके जीत लिया था इस वाले क्षेत्र को। इसी के साथ साथ भाई सिरमौर का राजा जो मनदाता प्रकाश था उसने जो ये बराड़गढ़ है, कालसी जो जौनसार वाला क्षेत्र है उसको क्या कर लिया, संतूरगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको जीत लिया था। अगर हम बात करें शाहजहां के शासनकाल में तो कुछ रोहिलों के द्वारा क्या कर दिया गया था, आक्रमण कर दिया था, इस स्थान पर रोहिलों द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। तो ये राज्य भी कुछ यहाँ पर चले, कहा जाता है कि इसके शासनकाल में चंदों ने भी कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र था वो उसको क्या कब्जा कर लिया था। तो इससे पहले के जितना भी समय था पृथ्वीपति शाह का, उस समय पर ये सारा का सारा क्षेत्र जो है ये मतलब एक तरीके से जीत गया, अपने क्षेत्र में मिला दिया है इन सभी राजाओं के द्वारा। अब क्या होता है कि जैसे ही 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह फुल फ्लैश राजा बनेगा तो सबसे पहले अटैक के लिए भेजेगा दापा क्षेत्र पर, पूर्वी क्षेत्र पर, और भेजेगा किसको, इस पूर्वी क्षेत्र पर भेजेगा 1640 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध सेनापति कौन सा, माधव सिंह भंडारी, जो कि इसके पिता के शासनकाल में भी रहा है। तो माधव सिंह भंडारी को इस नेतृत्व भेजेगा 1640 ईस्वी में, और इसी युद्ध में 1640 का जो युद्ध हुआ था कौन सा, तुमुल का युद्ध, इस कौन सा युद्ध, तुमुल का युद्ध, या इसे छोटा चीनी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कैसे, छोटा चीनी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1640 ईस्वी में हुआ, और इसी युद्ध में भाई माधव सिंह भंडारी वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हो गए थे, इसी 1640 के तुमुल के युद्ध में। तो भाई कहा जाता है कि भाई भले माधव सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इन्होंने ये गढ़वाल वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र, ये जो दापा क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, और दापा क्षेत्र को किसमें मिला दिया, सिर्फ वापस से श्रीनगर में मिला दिया गया। अब बात करते हैं कि भाई ये दापा वाला क्षेत्र तो मिला दिया माधव सिंह भंडारी की सहायता से, लेकिन जो ये पश्चिमी था सिरमौर का शासक मनदाता प्रकाश, इसको जीतने के लिए, यानी बराड़गढ़ जौनसार बाबर वाला क्षेत्र था, पृथ्वीपति शाह ने खुद इसका नेतृत्व किया और अटैक कर दिया मनदाता प्रकाश के ऊपर। जब अटैक किया मनदाता प्रकाश के ऊपर तो कहा जाता है इन दोनों के बीच जो है कई बार आक्रमण हुए, और कहा ऐसा भी जाता है कि 1640 से लगभग 1650 ईस्वी तक इनके बीच लगातार क्या होते रहे, युद्ध होते रहे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध है भाई, लड़ाई होता रहता है जौनसार, कभी कौन सा इलाका ज्यादा प्रभावित है, जौनसार वाला। अब देखिए अगर हम पूरे गढ़वाल और पावचंदों का या पवारों का पूरा युद्धों के बारे में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके रहे वो दो रहे। वैसे तो सारे ही रहे, लेकिन दो सबसे रहे। एक तो कौन सा वाला क्षेत्र, ये जौनसार और देहरादून वाला क्षेत्र, क्योंकि सिरमौर से बार बार यहाँ पर अटैक हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास सबसे ये बागेश्वर वाला क्षेत्र, क्यों, क्योंकि कत्यूरी जो भी चंद शासक आएगा वो कत्यूरी घाटी से होता हुआ श्रीनगर की ओर आएगा, ठीक है। और दूसरा भाई कोटद्वार वाला क्षेत्र या बागेश्वर वाला जो क्षेत्र है कत्यूरी घाटी से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जौनसार, तो इन क्षेत्रों में लगातार तनातनी का माहौल हर राजा के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर सिरमौर के राजा मनदाता प्रकाश पर अटैक कर
पृथ्वीपति शाह ने। तो कहा जाता है कि 1650 ईस्वी में ये पूरे भाग को जीत लिया किसने, पृथ्वीपति शाह ने, और यहाँ से चले गया मंदाता प्रकाश के पास। और भाई कहा जाता है इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, और यहाँ पर पृथ्वीपति शाह मंदाता प्रकाश के भाई जो जगह थी सिरमौर, वहां पर एक जगह थी, उस जगह को कहा जाता था हटकोटी। क्या कहा जाता था, हटकोटी। तो यहाँ पर इस मंदाता प्रकाश को हराया, और यहाँ पर इस एक जगह पर सिरमौर में हटकोटी नामक स्थान पर भाई पृथ्वीपति शाह पहुंचा। तो यहीं पर ही इनके द्वारा हटकोटी की संधि हुई, जिसको कहा जाता है हटकोटी की संधि। कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हटकोटी की संधि किसके बीच हुई, तो सिरमौर के शासक मंदाता प्रकाश और पृथ्वीपति शाह के बीच हुई। कब हुई थी, तो 1650 ईस्वी में इनके क्या हुई थी, भाई हटकोटी की संधि हुई थी। संधि में क्या रखा गया कि सीमा सूचक क्या लगाए गए, पत्थर लगाए गए। सीमा सूचक पत्थर का मतलब भाई सीधे कहा गया, बुलाया गया, बैठे, बातचीत की गई कि भाई इतना राज्य आपका, इतना राज्य मेरा, बीच में क्या लगा दिया, एक तरीके का ओडा, जो हम अजयपाल के शासनकाल में पढ़ चुके हैं, ओडा प्रथा। तो उसी प्रकार की लगभग उसी प्रकार की यहाँ पर सीमा सूचक लगाया गया कि ये आपका और ये मेरा। तो यहाँ पर ये हटकोटी की संधि भी हुई। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि भाई रोहिलों के भी लगभग ये नीचे वाला पार्ट भी पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में वापस आ गया था। कब, जब पृथ्वीपति का शासनकाल था 1640 ईस्वी के आसपास। तो पहला अगर हम देखें साम्राज्य विस्तार में, पहला जो पॉइंट है अगर हमने देखा साम्राज्य विस्तार के लिए, इस साम्राज्य विस्तार के लिए पृथ्वीपति शाह ने क्या क्या किया भाई, दावा क्षेत्र पे आया, सिरमौर वाला क्षेत्र, लगभग जो रोहिलों वाला क्षेत्र है। अभी यहाँ से बाद बहादुर के समय कोई भी अटैक यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स बना लीजिए कि पहला पृथ्वीपति शाह का जो शासनकाल है उसमें साम्राज्य विस्तार के लिए पृथ्वीपति शाह ने क्या क्या नीतियां अपनाई, उसका एक पहला पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अब पृथ्वीपति शाह का जो शासनकाल है। दूसरे बात करते हैं, दूसरे जो पॉइंट है हमारे पास, कौन सा पॉइंट है दूसरा, तो भाई दूसरा पॉइंट है हमारे मुगलों का आक्रमण। दूसरा पॉइंट है हमारे पास मुगलों का आक्रमण। देखते हैं इस मुगलों के आक्रमण में भाई क्या रणनीति रही पृथ्वीपति शाह की, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पृथ्वीपति शाह परमार वंश का ऐसा शासक है जिस शासक के शासनकाल में मुगलों का सर्वाधिक अटैक हुआ। क्योंकि पृथ्वीपति शाह के, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि महीपति शाह के शासनकाल में भाई इन्होंने भाई अक्खड़ राजा उसको बुलाया, ठीक है, महाप्रचंड भुजनन शासक की संज्ञा भी उसको दी, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो देखते हैं मुगलों ने कैसे कैसे यहाँ पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले अगर कल के जो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया था कि भाई कल के युद्ध कैसे कैसा हुआ, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा फिर डायग्राम के माध्यम से इसको देख लेते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर श्रीनगर है, राजा है हमारे पास कौन सा, पृथ्वीपति शाह यहाँ पर राजा है, ठीक है। इधर से हमारे पास दावा क्षेत्र है, यहाँ से हमारे पास पूर्व में अगर हम देखें तो यहाँ पर राज है किसका, बाज बहादुर चंद का, बाज बहादुर चंद का यहाँ पर क्या है, राज होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम पश्चिम की ओर जाएं तो यहाँ पर राज्य है किसका, सिरमौर का, ठीक है। इसी के ऊपर अगर हम जाएं तो कांगड़ा, और इसी के ऊपर अगर हम जाएं तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पर रहने वाला है, इधर की बात करें हम तो यहाँ पर है दिल्ली। फिर से वही डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझते हैं शाहजहां। अब देखो मुगलों के आक्रमण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मुगल आक्रमण होगा 1635 ईस्वी में नजावत खां के नेतृत्व में। किसके, नजावत खां के नेतृत्व में। कहा जाता है इस पहले कल की वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर भी हमने इस कहानी के माध्यम से पूरे वीडियोस को वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। बात करते हैं कि भाई कल भी हमने समझा था कि 1635 ईस्वी में नजावत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर अटैक होता है। उस समय संरक्षिका काल चल रहा है रानी कर्णावती का, और कर्णावती के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सूझबूझ के साथ अपने एक राजनीतिक कुशलता का वहां पर परिचय देते हुए, अपने अदम्य साहस का वहां पर परिचय देते हुए कर्णावती ने भाई मुगल सैनिकों को वहां पर पराजित कर दिया था। और भाई जो बच्चे कुचे सैनिक थे वहां पर उनके नाक काट दिए, नाक कान काट दिए। तो इसलिए भाई नाक काटने वाली रानी के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है, गढ़वाल की दुर्गावती से भी इसकी
तुलना की जाती है, कहा जाता है। इसी प्रकार से देखें भाई, फिर अपने नाम से वहां पर करणपुर नाम का शहर बसाया 1935 ईस्वी में। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हुआ क्या कि भाई शजारत खान जैसे ही जीता, वापस भाई ये कहाँ चले गया, दिल्ली की ओर चले गया, ठीक है, हार गया, दिल्ली चले गया। तो भाई कहा जाता है कि फिर यहाँ पर इस कांगड़ा का बनाया गया था, ठीक है, मिर्जा खां, बैरम खां का एक के वंशज में ही था मिर्जा खां, इसको बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई यहाँ पर 1635 के ईस्वी में तो जैसे तैसे मुगल हार गए। अब शाहजहां ने भाई, अब इतना बड़ा मुगल राजा है, ठीक है, और एक परमार वंश से, छोटे से साम्राज्य में एक परमार वंश था, उसके राजा से हार गया। बहुत दुख हुआ कि भाई किस प्रकार से सेना आई। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1635 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी सिरमौर के शासक ने हेल्प मांगी थी, किससे, शाहजहां से। कौन था उस समय, मंदाता प्रकाश। तो मंदाता प्रकाश ने हेल्प मांगी थी 1635 में शाहजहां से, और शाहजहां ने अपना सेनापति नजाबत खां को क्या किया भाई, भेजा कहां पर, 1635 में गढ़वाल पर, लेकिन बुरी तरीके से हार गया। वापस वो कहानी वहीं पर एंड हो गई। अब 1600 अगर हम बात करें कि भाई वापस से 1653 की अगर हम बात करें तो 1653 में वापस शाहजहां ने एक यहाँ पर अभियान चलाया, वापस से गढ़वाल विजिट करने का अभियान। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई शाहजहां को कोई राज्य तो चाहिए नहीं था, बस केवल एक तरीके की उस अकड़ को खत्म करना था, यानी अपना एक वर्चस्व लाना था कि मैंने गढ़वाल को जीत लिया है, ठीक है। तो भाई 1653 में अभियान शुरू होगा, और यहाँ का JNK में फिर यहाँ का उस समय राजा कौन था, एरिज खां। एरिज खां जो था उस समय जम्मू कश्मीर का वहां पर राजा हुआ करता था, एरिज खां, फौजदार वहां का था। तो भाई कहा जाता है कि सिरमौर का जो शासक था कौन सा, हमारे पास मंदाता प्रकाश। कौन सा, मंदाता प्रकाश भाई कहा जाता है। तो ये मंदाता जो प्रकाश था, इस मंदाता प्रकाश को भाई यहाँ से शाहजहां ने क्या किया, एरिज खां की संयुक्त सेना, और यहाँ पर आएगी किसके पास, मंदाता प्रकाश के पास। यहाँ से हमारे पास 1653 में आएगा खलीतुल्ला खां। कौन, खलीतुल्ला खां। खलीतुल्ला खां के नेतृत्व में 1653 में यहाँ से हुआ स्टार्ट, और इन तीनों ने भाई अपना अटैक कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि भाई देहरादून में जौन सा ये वाला क्षेत्र जो था, बैरागढ़ वाला जो क्षेत्र था, कालसी वाला, उसको विजित कर दिया गया। लेकिन वर्षा ऋतु होने के कारण भाई यहाँ पर ये सब चीजें नहीं हो पाई, तो भाई ये यहीं पर ही हो गया। तो भाई वर्षा ऋतु के कारण इस अभियान को वापस से यहीं पर ही छोड़ना पड़ा। अगर हम बात करें तो भाई 1654 में वापस से यहाँ पर क्या हुआ, विजयी अभियान चलाया गया 1654 में। और भाई कहा जाता है कि इसी अभियान में भाई वापस से ये एरिज खां आया। अब 1653 ईस्वी में मंदाता प्रकाश की तो हो गई यहाँ पर क्या, मृत्यु का। 1600 अगर हम बात करें इस 1654 के युद्ध में, तो यहाँ पर मंदाता प्रकाश की तो हो गई क्या, मृत्यु। और इसके बाद इसका जो शासक बना वो बना सुभग प्रकाश। कौन सा, सुभग प्रकाश यहाँ पर राजा बना। अब 1653 में तो मृत्यु हो गई थी किसकी, एरिज खां की। भाई इस अभियान को तो आगे जाया नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि मंदाता प्रकाश की तो मृत्यु हो चुकी है। तो 1653 में तो ये बीच में इसको रोक दिया गया। अब कहा जाता है 1654 में वापस ये अभियान चलाया गया, और भाई सुभग प्रकाश और ये एरिज खां, और यहाँ से शाहजहां की जो हमारे पास शाहजहां का जो नेतृत्व कर रहा था खलीतुल्ला खां, इन तीनों ने क्या किया, अटैक किया। कहां पर, पृथ्वीपति शाह के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब जैसे ही अटैक किया पृथ्वीपति शाह के ऊपर, तो ये सारा का सारा जीत गया। वापस से कहा जाता है कि भाई ये सुभग प्रकाश भी और ये सिरमौर का शासक सुभग प्रकाश, यहाँ से शाहजहां की सेना। और इस युद्ध में पहली बार क्या किया, बाज बहादुर चंद ने भी यहाँ पर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ऐसा कहा जाता है। जैसे ही बाज बहादुर चंद, सुभग प्रकाश और ये शाहजहां की जो सेना है, यहाँ पर क्या हुआ भाई, इन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया। और कहा जाता है कि इस अटैक में, ठीक है भाई, ये तो जीत लिया। अब कहा जाता है कि यहाँ पर देहरादून का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर देहरादून वाले क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर फिर से हुई, क्या हो गया, वर्षा ऋतु। क्या हुई, वर्षा ऋतु। यानी जैसे हम पहले 1635 के युद्ध में पढ़ चुके हैं कि भाई कैसे जीती थी कर्णावती, की भाई भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां
या किस प्रकार से हम अटैक करेंगे। फिर से वर्षा ऋतु भी उस समय भी हो गई थी, यहाँ पर भी फिर ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? वर्षा ऋतु हो गई। अब जैसे ही वर्षा ऋतु हुई तो भाई शाहजहां ने कहा कि भाई इस अभियान को, ठीक है, जो ये चंडी परगना था उस समय का, यहाँ पर, ठीक है, चंडी थाना जो क्षेत्र था, परगना था, वहां पर अपने अभियान को इनको रोकना पड़ा। शाहजहां ने बोला रुक जाओ, ठीक है, और यहाँ पर वापस आ जाओ। लेकिन वापस आने से पहले एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई जिसको कहा जाता है चतुर्भुज सिंह। चतुर्भुज सिंह को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया और सिरमौर की सेना भी वापस चली गई और दिल्ली के ये शाहजहां का जो नेतृत्व था वापस चले गया। लेकिन बाज बहादुर चंद जो है अटैक कर रहा था, तो बाज बहादुर चंद नहीं रुका और वर्षा ऋतु में भी अटैक करता रहा इसके ऊपर। और कहा जाता है जब ये अटैक कर रहा था तो इसने बिल्कुल नहीं छोड़ा युद्ध को। तो इस स्थिति में भाई बाज बहादुर चंद को क्या बोला गया, यहाँ पर शाहजहां ने क्या दी थी, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखना, हम चंद में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि शाहजहां के द्वारा बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी गई, इसी वजह से कि भाई सारी सेना को वापस मैंने बुला ली, लेकिन बाज बहादुर अकेला था जिसने यहाँ पर अटैक किया। इसके बाद कहा जाता है कि वापस से भाई हमारे पास अटैक किया था इसने, पृथ्वीपति शाह ने वापस अटैक किया कुछ समय के बाद सिरमौर पर, और सिरमौर वाला राज्य इसने के द्वारा जीत लिया था। तीसरा अगर हम बात करें अटैक 1656 ईस्वी, 1656 ईस्वी में अटैक होता है हमारे पास मुगलों का, और उस समय इसका था कासिम खान। उस समय कासिम खान के नेतृत्व में 1656 ईस्वी में फिर से शाहजहां की सेना क्या करती है, अटैक करती है पृथ्वीपति शाह के ऊपर। और कहा जाता है इस समय कासिम खान और पृथ्वीपति शाह के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कुछ लोग कहते हैं कि भाई पृथ्वीपति शाह की हार हुई, कुछ लोग कहते हैं कि उसने आधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको गलत भी मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो शायद ये बात सत्य है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आधीनता स्वीकार करते तो भाई इसके बाद पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में आने वाला दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह, उसको शरण क्यों दी गई पृथ्वीपति शाह के द्वारा, जबकि वो कि भागकर वहां से आया हुआ था। जानेंगे मेदिनी शाह के बारे में कि भाई मेदिनी शाह को इतना षड्यंत्र के कारण वापस वो 5 जून 1661 को पेश कर दिया मेदिनी शाह को औरंगजेब के दरबार में। जानेंगे कि भाई कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं माना जाता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां पर जानेंगे हम कि मुगलों के पवारों के संबंध क्या थे, कहां से, दारा शिकोह से या सुलेमान शिकोह से। और अगर जानेंगे कि उनका सामाजिक जीवन पर क्या परिवर्तन हुआ, जानेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।